मिस्टर त्यागी, थैंक यू सो मच। आपने पहले भी कोएलिशन में काम किया हुआ है, लेकिन 10 साल के फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ सरकार बना रहे हैं। जेडीयू इसको किस तरह से देखती है, क्योंकि आपकी बहुत ही अहम भूमिका रहेगी? नहीं, हमारा तो 50 साल का लगभग अनुभव है कोalition का। डॉक्टर लोहिया हम लोगों के नेता थे। उन्होंने 1967 में पॉलिटिक्स ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म शुरू किया था, जब 9 राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें जनसंघ से लेकर के कम्युनिस्ट तक सब शामिल थे। पहला अनुभव था हमारा। दूसरा अनुभव हमारा जनता पार्टी में जब विलय करके सब लोग लड़े थे, विभिन्न विचारधारा के लोग थे। दूसरा अनुभव तब था जिसमें स्वतंत्र पार्टी से लेकर जनसंघ तक शामिल थी। तीसरा अनुभव हमारा 89 था वीपी सिंह के नेतृत्व में, जब हम जनता दल के एमपी थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो एक तरफ बीजेपी का सपोर्ट था उसको, और एक तरफ बीजेपी का था, और एक तरफ कम्युनिस्टों का सपोर्ट था। फिर अटल एरा शुरू हुआ, विच वॉज द बेस्ट पीरियड ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। जब 14 दिन के बाद अटल जी का प्रधानमंत्री पद नहीं रहा, तब ये तय किया गया कि जो गैर कांग्रेसी दल हैं उनको इकट्ठा किया जाए, एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए और उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। अटल जी खुद उसके अध्यक्ष बने, जॉर्ज साहब उसके संयोजक बने। और आपको आश्चर्य होगा, आज का जो नींव पड़ी है ये 1988 में पड़ गई थी, 1998 में पड़ गई थी, जब टीएमसी, आज की ये डीएमके, बीएसपी, जेडीयू, समता पार्टी, शिवसेना, दोनों गुट तब तो एक ही थे, और ये सब के सब अटल जी के नेतृत्व में इकट्ठे हो गए थे। लेकिन तय ये हुआ था कि जो विवाद के मुद्दे हैं पार्टियों के बीच में वो समाप्त हो जाएं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, अटल जी के कार्यकाल में चूंकि बहुमत नहीं था, इसलिए बहुत अच्छे समन्वय के साथ सरकार चली। और जो 3 कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे थे, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का हल अदालत तय करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सबकी राय ली जाएगी, ये तय हुआ, और आर्टिकल 370 को फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये बीजेपी के जनसंघ के कोर एजेंडे के हिस्से थे, लिहाजा जब उनका स्पष्ट बहुमत आया तो वो आज़ाद हैं अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन आज जो वक्तव्य प्रधानमंत्री मोदी का है वो सराहनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने न सिर्फ एनडीए की बात की है, बल्कि सरकार चलाने के सर्वमत होना चाहिए, ये भी उन्होंने एक नया वाक्य दिया है, जो स्वागत योग्य है। Mr. Kesi Tyagi, before I go on to the next question, thank you for that lesson in history, certainly. And now to my question. On caste census and uniform civil code, you're ideologically not aligned with the BJP. Will such issues throw up a challenge? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारी पार्टी ने और हमारे नेता नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा चला, उस समय भी हम एनडीए में थे, और पार्टी अध्यक्ष के नाते नीतीश कुमार जी ने, जो विधि आयोग था, लॉ कमीशन था, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर चौहान, उनको चिट्ठी लिख करके पार्टी का रुख बताया था, और कि हम किसी भी रिफॉर्म के खिलाफ नहीं, हम रिफॉर्म्स का समर्थन करते हैं। लेकिन जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हों, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या डिफरेंट सेक्ट हों, सबको इन्वॉल्व करके एक सर्वमत बनाया जाना चाहिए और रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। Mr. Tyagi, in 2019, Nitish Kumar did not join the government. His party did not join the government because he thought he wasn't respected. What will change this time around? Because there are murmurs and of course, source-based information which is coming that perhaps the JDU is eyeing the railways ministry because, you know, the party supremo has been a railways minister himself. नहीं, नीतीश जी इस सरकार के में मंत्री पद के किसी पद के दावेदार नहीं। हाँ, हमारी पार्टी जरूर सरकार का हिस्सा होगी, ये हमने तय किया है। और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार से 5 मंत्री थे, और हम लोगों को ऑफर था कि 1 या 2 मंत्री बनिए। तो बिहार की जो सामाजिक संरचना है और जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, उनका इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था, जिनको जेडीयू रिप्रेजेंट कर रहा।
लिहाजा मंत्रिमंडल से बाहर रहे। आज हमें प्रसन्नता है कि हमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया है और हमें उम्मीद है कि जिन वर्गों समूहों का समर्थन जनता दल यू को मिलता है उनकी इसमें इफेक्टिव भागीदारी होगी। All right.